हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का संग्रह है। 1992 से अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था को डिस्कस करें, भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। देखिए, इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 82 तक ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज का जो सेशन है 83 से स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 83, भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? तो कपड़े के निर्यात से। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें, यह प्रश्न 2015 में पूछा गया था, तो 2014-15 के डेटा के अनुसार भारत सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा की प्राप्ति कपड़े के निर्यात से करता था। 2014-15 में रेडीमेड कपड़ों के निर्यात से अगर बात करें तो $16,836 मिलियन की प्राप्ति की। इसी वर्ष चाय के निर्यात से $682 मिलियन, और लॉ एस के निर्यात से अगर बात करें तो याद रखिएगा, लॉ एस के निर्यात से $525 मिलियन की प्राप्ति की थी। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2020-21 में अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जक निर्यात मद निर्मित वस्तुएं रही। वे निर्मित वस्तुओं की श्रेणी में सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा अर्जक जो मदे हैं वह मशीनरी, परिवहन और धातु निर्माण, रसायन एवं शमन उत्पाद तथा जेम्स एंड ज्वेलरी, ये सभी जो है 2020-21 के डेटा के अनुसार अगर बात करें तो सबसे ज्यादा इन चीजों से विदेशी मुद्रा का अर्जन हुआ। 84 है, भारत से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। भारत से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण जो वस्तु है वो कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कपड़ा, बी ऑप्शन। इसके बाद 85 नंबर है, नंदीग्राम क्षेत्र में सेज नीति के अंतर्गत किस समूह को अनुमति दी गई थी? बताइए, नंदीग्राम क्षेत्र में सेज नीति के अंतर्गत किस समूह को अनुमति दी गई थी? तो सलीम समूह को, यानी सी ऑप्शन। देखिए, पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम क्षेत्र में सेज नीति के अंतर्गत सलीम समूह को विशेष तौर से जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए अनुमति दी गई थी। 86 है, निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था? निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1972-73 और 1976-77 में। देखिए, प्रश्नानुसार दिए गए वर्षों में से 1972-73 और 1976-77 में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था। विकल्प में दिए गए अन्य वर्षों में व्यापार संतुलन प्रतिकूल था। ठीक है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2020-21 में भारत के द्वारा किया गया कुल निर्यात आप देख सकते हैं कितने करोड़ रुपए रहा, कुल आयात कितने करोड़ रुपए रहा, जिसे कुल व्यापार घाटा कितने करोड़ रुपए रहा। तो याद रखिएगा, तो कुल व्यापार घाटा जो रहा वो रहा आपका 7,56,914 करोड़ रुपया, याद रखिएगा। इसके बाद 87 है, नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में प्रारंभ की गई? जो नई मुद्रा यूरो थी ये कब प्रारंभ हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1999 में, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, 1 जनवरी 1999 में प्रचलन में आई यूरोपीय संघ की एकल मुद्रा यूरो लेखा की इकाई थी। ठीक है, 1 जनवरी 2002 से यह वास्तव में चलन में है। इस वर्तमान में यूरोपीय संघ के 19 देशों के द्वारा अपनाया गया है। 88 है, रुपए की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है? रुपए की परिवर्तनीयता का जो मतलब है वो ये है कि रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं और अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपये में मुक्त रूप से परिवर्तित कर देने की अनुमति, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, रुपए की परिवर्तनीयता से जो तात्पर्य है रुपए का विदेशी मुद्राओं में और विदेशी मुद्राओं को रुपए में बिना किसी हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से परिवर्तन संभव होने से है। रुपए के पूर्ण परिवर्तनीय या चालू खाते तथा पूंजी खाते पर अगर बात करें तो पूर्ण परिवर्तनीयता से विदेशी पूंजी के भारत में आने और भारत से जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। परिणाम स्वरूप क्या होगा कि भारत के द्वारा रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता अपनाए जाने से विदेशी निवेशकों का भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्वास बढ़ेगा। ठीक है, और इसके फलस्वरूप भारत में विदेशी पूंजी के अंतर प्रवाह में वृद्धि होगी
और इसी कारण भारतीय रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता प्राप्त करना भारत की आर्थिक नीति का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, एम है। अगस्त 1994 से चालू खाते पर रुपए पूर्ण परिवर्तनीय है। व्यापार खाते पर आंशिक रूप से यह मार्च 1992 से ही परिवर्तनीय हो गया था। पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता के संबंध में एक कमेटी का नाम याद रखिएगा, जिसके अध्यक्ष थे एस तारापुर। इनकी अध्यक्षता में जून 1997 में एक समिति को गठित की गई थी, जिसने कुछ निश्चित शर्तों के पूर्ति पर क्रमिक रूप से पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता की संतुति की। मार्च 2006 में एस तारापुर की अध्यक्षता में पूंजी खाता पर परिवर्तनीयता का खाका तैयार करने के लिए दूसरी कमेटी का गठन हुआ, इन्हीं की अध्यक्षता में, जिसने मौजूदा पूंजीगत नियंत्रण के समीक्षा के बाद 3 चरणों में पूंजी परिवर्तनीयता के लिए एक व्यापक पंचवर्षीय समयबद्ध योजना तैयार की। वर्तमान में अगर बात करें तो पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता नहीं है। विभिन्न पूंजी व्यवहारों के संबंध में रिजर्व बैंक अत्यंत उदारवादी नीति अपना रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो 89 नंबर जो प्रश्न पूछा गया कि भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है, बताइए। भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का जो योगदान है वो कितना प्रतिशत है, तो याद रखिएगा 10%, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, अगर बात की जाए तो प्रश्नकाल यानी 2016-17 में जल विद्युत का कुल विद्युत उत्पादन में योगदान 10.6% था। विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के 16 अप्रैल 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में संस्थापित विद्युत क्षमता आप देख सकते हैं कितना मेगावाट थी, तो देखिए 3,99,497 मेगावाट थी। इसमें जल विद्युत का जो योगदान था वो 46,723 मेगावाट यानी 11.7%। प्रश्न संख्या 90 है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किसको किससे जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है ये किसको किससे जोड़ता है, तो हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है, और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। भागीरथी हुगली गंगा नदी तंत्र के इलाहाबाद से हल्दिया तक के भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 को जो है घोषित किया गया है। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। यह देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। भारत में वर्तमान में कुल 5 राष्ट्रीय जलमार्ग प्रचालन में हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के द्वारा कुल 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। 91 है, भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है। भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है। इसका सही जवाब हो जाएगा सेवा क्षेत्र में, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, प्रश्नकाल का या जो प्रश्न के अनुसार अगर बात करें, ये प्रश्न जब पूछा गया था, ये कब पूछा गया, तो 2017 में। प्रश्नकाल में जो विकल्प डी है वो सही उत्तर था। 2021 में दिसंबर 2021 में जारी आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो दिसंबर 2021 की अवधि में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सेवा क्षेत्र में रहा, जबकि वित्तीय वर्ष 2020-21 में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्षेत्रों में रहा, उसके बाद सेवा क्षेत्रों में हुआ। तो इस तरह से आपको याद रखना है। 92 है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक या आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। तो भारत का वह कौन सा औद्योगिक या आर्थिक गलियारा है जो जापान के हेल्प से जो है विकसित किया जा रहा है। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली मुंबई जो है औद्योगिक या आर्थिक गलियारा जापान और भारत दोनों मिलकर कर रहे हैं, यानी भारत के साथ जापान जो है मतलब कि मिलकर काम कर रहा है। इसके बारे में अगर बात करें तो भारत का दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, ठीक है, ये जापान के सहयोग से विकसित हो रहा है। भारत और जापान सरकार के बीच 2006 में समझौता हुआ था। 93 है, भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है। कमेंट करके बताइए, भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। देखिए 2017 में यह प्रश्न पूछा गया था, ध्यान में रखिएगा। वर्तमान में कौन है कमेंट करके बताइएगा। डी ऑप्शन उर्जित पटेल। देखिए आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल 4
दिसंबर 2016 से 11 दिसंबर 2018 के बीच थे। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास हैं, ठीक है। इससे पूर्व डॉक्टर रघुराम राजन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, जिनका कार्यकाल 2013 से 2016 के बीच था। इसके बाद 94 नंबर है, विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है। विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है आपको बताना है। भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो याद रखिएगा भारतीय अर्थव्यवस्था पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है। विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है। प्रश्न काल में विश्व बैंक के तत्कालीन विकास प्रतिवेदन के अनुसार क्रय शक्ति क्षमता के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था देखिए जो भारतीय अर्थव्यवस्था है ये विकास के संदर्भ में पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में दर्ज हुई, और ये जो अर्थव्यवस्था है भारतीय अर्थव्यवस्था ये विश्व की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था थी, जबकि वर्तमान में इस संदर्भ में यह तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। वर्तमान में 2021 में विश्व बैंक के द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार जीडीपी के संदर्भ में विश्व की 10 जो विश्व के 10 मतलब कि शीर्ष अर्थव्यवस्था में अगर बात करें तो भारत छठे स्थान पर है। भारत से बड़ी 5 अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो कौन कौन सी 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, तो यूएसए है, चीन है, जापान है, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम है। इसके बाद छठे स्थान पर भारत है। 95 है G15 क्या है, बताइए। G15 तो विश्व के विकासशील देशों का ये जो G15 है एक संगठन है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, याद रखिएगा। इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए G15 विकासशील देशों में परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थापित एक अनौपचारिक संगठन है। इसकी स्थापना दिसंबर 1989 में बेलग्रेड के नवेनेर्गुड शिखर सम्मेलन के समय में हुई थी। G15 का सचिवालय जिनेवा स्थित प्रौद्योगिकी सेवा सुविधा से संचालित होता है। 96 है, इन देशों में कौन सा एक देश G8 समूह का सदस्य नहीं है। इन देशों में से कौन सा एक देश G8 समूह का सदस्य नहीं है। 96 का सही जवाब क्या होगा बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्पेन, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए प्रारंभ में G7 विश्व के 7 औद्योगिक रूप से विकसित गैर समाजवादी देशों का एक संगठन था, जिसमें अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जापान सम्मिलित थे। देखिए बाजार उन्मुखी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होने के पश्चात रूस भी इस संगठन का वर्ष 1997 में सदस्य बन गया, अतः अब इसे G8 के नाम से जाना जाने लगा। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में, याद रखिएगा, वर्तमान में रूस की सदस्यता निलंबित होने के कारण इसे पुनः G7 कहा जाने लगा। 97 है आसियान, इसके लिए है, किसके लिए है आसियान, किसके लिए है आपको बताना है। देखिए आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का ये संघ है। तो सी ऑप्शन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है ये इसका पूरा नाम है, यानी जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो होगा सी ऑप्शन। 98 है भारतीय विकास फोरम यानी आईडीएफ पहले किस नाम से जाना जाता था। भारतीय विकास फोरम पहले जाना जाता था भारत सहायता क्लब के नाम से। देखिए आईडीएफ पहले जो है भारत सहायता क्लब के रूप में जाना जाता था, याद रखिएगा। 99 है वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत है कृषि, एग्रीकल्चर, बी ऑप्शन। देखिए इसके बारे में अगर बात करें तो वर्तमान विभाजित बिहार राज्य में आय का जो प्रमुख स्रोत है वो है कृषि है, एग्रीकल्चर है। 100 नंबर है फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार 2007 में विश्व का सबसे धनी व्यक्ति कौन है। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार 2007 में विश्व का सबसे धनी व्यक्ति कौन है, तो वॉरेन बफेट, डी ऑप्शन। देखिए अगर बात करें तो 2017 में विश्व के सबसे धनी व्यक्ति वॉरेन बफेट थे। 2022 में फोर्ब्स पत्रिका के 86वीं वार्षिक अरबपतियों के सूची में एलन मस्क स्पेस एक्स एंड, देखिए एलन जो मस्क हैं स्पेस एक्स एंड
टेस्ला के मालिक हैं और ये 2000 मतलब कि 2022 के अनुसार इनका जो नाम है यानी 36वीं जो पत्रिका है फोर्ब्स पत्रिका की 36वीं वार्षिक अरबपतियों के सूची में एलन मस्क 219 बिलियन डॉलर के साथ पहले स्थान पर हैं। तो पहले स्थान पे कौन है? एलन मस्क। ये कौन है? स्पेस एक्स एंड टेस्ला के मालिक हैं। प्रश्न संख्या 101 है, 2006 और 7 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का कितना था? 2006-7 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का था 60%। याद रखिएगा 60%। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न काल में बिहार राज्य का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का लगभग 60% था, जबकि बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2020-21 में यह 67.7% था, 2021-22 में 69.8% था। बजट 2022-23 में विकासात्मक व्यय का अनुमान 67.37% था, ठीक है, और शेष गैर विकासात्मक व्यय कितना? 32.63%। 102 नंबर है, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? भारत की जो कुल जनसंख्या है वो कितनी है आपको बताना है। जनगणना 2011 के अनुसार अगर बात करें तो आपको ध्यान में रखना है, अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो कितना है आप देख सकते हैं। इसका वैसे जो सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है आप एक बार काउंट कर लीजिएगा, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या इतनी है, महिलाओं की इतनी है। भारत का जनसंख्या घनत्व जो है इसको ध्यान में रखिएगा, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और लिंगानुपात 943 है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं 943, 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। प्रश्न संख्या 103 है, जनगणना 2001 के अनुसार भारत में जनसंख्या का जो घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो आपको मालूम है इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा कितना? देखिए ये प्रश्न 2008 में पूछा गया था, तो 2008 के डेटा के अनुसार इसका सही जवाब दीजिए, लेकिन आपको कमेंट करना है 2011 के डेटा के अनुसार, न्यू डेटा के अनुसार। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए जनसंख्या का जो मतलब कि जब ये 2008 में जो प्रश्न पूछा गया था उस समय जो जनसंख्या घनत्व था 324, बी ऑप्शन। लेकिन आपको 2011 के डेटा के अनुसार कमेंट करना है ईमानदारी पूर्वक। देखिए प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले कुल व्यक्तियों की औसत जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनगणना 2001 के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 2011 के जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के स्तर पर है। जनगणना 2011 के अनुसार 2001 में भारत की जनसंख्या घनत्व का आंकड़ा जो है संशोधित होकर 325 हो गया। प्रश्न संख्या 104 है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का जो घनत्व है वो सबसे ज्यादा है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार, सी ऑप्शन। देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार अंतिम आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो केरल में जो जनसंख्या घनत्व है 860 है, हरियाणा में 573 है, बिहार में 1106 है और उत्तर प्रदेश में 829 है। ठीक है, हरियाणा में सबसे कम है डेटा के अनुसार। बिहार का जनसंख्या जो घनत्व है वो कितना है? तो 1106 याद रखिएगा, जो कि सर्वाधिक है। 105 है। 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार भारत का कौन सा बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है? किस मतलब ये जो स्थान पाया है कौन सा स्थान पर है? तो याद रखिएगा 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का तीसरा बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो पहला दूसरा कौन है? पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर बिहार है, चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। प्रश्न संख्या 106, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करती है? 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत बिहार राज्य में जो है निवास करती है? तो 8%। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए इसके बारे में अगर बात करें तो जनसंख्या के दृष्टि से बिहार भारत का तीसरा बड़ा राज्य है। जनगणना 2001 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या आप देख सकते हैं कितना थी, और भारत की कुल जनसंख्या का
8.07% जनसंख्या बिहार में निवास करती थी। 2011 के अनुसार भारत की लगभग 8.60% जनसंख्या बिहार में निवासित है। 107 है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो आपको मालूम है 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो डेटा को एक बार देख लीजिए, 82998509 आप देख सकते हैं, तो ऑप्शन ए में दिया गया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 108 है। निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है? किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की जो संख्या है या जनसंख्या पॉपुलेशन वो सबसे ज्यादा है? तो अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए बिहार में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या कितना है आप देख सकते हैं 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार। इसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान, इसके बाद पश्चिम बंगाल, इसके बाद पंजाब का स्थान है। 109 है। शिशु मृत्यु दर क्या है? शिशु मृत्यु दर क्या है? तो देखिए शिशु मृत्यु दर का मतलब है हर 1000 जीवित जन्म में से 1000 जीवित जन्म में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए शिशु मृत्यु दर हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात है। एसआरएस यानी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन अक्टूबर 2021 के अनुसार भारत में नवजात शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश में 46, उत्तर प्रदेश में 41, असम छत्तीसगढ़ में 40, उड़ीसा में 38 शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक है और बिहार में शिशु मृत्यु दर 29 है, ठीक है 29 है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है 46 है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 110 है। भारत में 1991 से 2001 में साक्षरता दर की जो वृद्धि है वो कितनी रही? 1991 से 2001 के दौरान भारत की जो साक्षरता दर में जो वृद्धि रही वो कितनी परसेंट की वृद्धि रही? तो 12.6% की। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारत में 1991 से 2001 के दौरान साक्षरता दर में वृद्धि 12.6% रही, ठीक है। 2001 से 2011 तक साक्षरता दर में वृद्धि जो है 8.15% प्रतिशत रही, 8.15%, याद रखिएगा। 111 है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर थी कितना? 2011 के जनसंख्या के डेटा के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। कैसे? तो 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर 80.9%, महिला साक्षरता दर जो है याद रखिएगा 64.6% थी। हालांकि 2011 के नवीनतम मतलब कि अनंतिम आंकड़े के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% थी। फिर भी बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर सी को माना है। 112 है। 2011 के जनगणना में फोटो, उंगली के निशान और आंख के पुतली के प्रतिचित्रण के लिए किस व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? 2011 के जनगणना में फोटो, उंगली के निशान, आंख के पुतली के चित्रण के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? इसका जो ऑप्शन है डाउटफुल है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 2011 के जनगणना में फोटो, उंगली के निशान और आंख के पुतली के प्रतिचित्रण के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 05 वर्ष यानी 5 ईयर्स जो है निर्धारित है। यह राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत संपन्न किए जाने वाले कार्यों का एक हिस्सा है। 113 भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है? भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को मतलब कि प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट रूप से रोजगार प्रदान करता है? तो 65% लोगों को, डी ऑप्शन। 2001 से 2002 में भारत की 110 करोड़ आबादी में से 65% जो है लोगों के लिए खेती जीवन का एक ढंग और आजीविका का एक प्रमुख साधन था। कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र के तुलना में कृषि पर बहुत जनसंख्या जो है ज्यादा जनसंख्या आश्रित है, निर्भर है। प्रश्न संख्या 114 है। निम्नलिखित स्रोतों में से किससे भारतवर्ष में सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? किससे भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? निम्नलिखित स्रोतों में से आपको बताना है। तो तापीय, भारत
तापीय स्रोतों से सबसे ज्यादा विद्युत प्राप्त करता है? विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार 16 अप्रैल 2022 तक भारत की संस्थापित विद्युत क्षमता कितना मेगावाट है? तो आप देख सकते हैं 3,99,497 मेगावाट, जिसमें तापीय विद्युत का हिस्सा 59.1%, जल विद्युत का 11.7%, परमाणु विद्युत का 1.7% और गैर पारंपरिक विद्युत का जो हिस्सा है वह 27.5%। 115 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य था, क्या था? 1991 की नई आर्थिक नीति का जो लक्ष्य था वो था इनमें से सभी, क्या क्या? निजीकरण, उदारीकरण और भूमंडलीकरण। ये तीनों जो थे मतलब कि 1991 के नई आर्थिक नीति का लक्ष्य थे। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा जुलाई 1991 से अपनाई गई नई आर्थिक नीति यानी एलपीजी से संबंधित, एल यानी लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, पी यानी प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण और जी यानी ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। तो एलपीजी से संबंधित या संबोधित किया जाता है और इसका जो तात्पर्य है आपको एलपीजी का मतलब रखना है। क्या क्या? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। 116 है तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कब स्थापित हुआ? ओएनजीसी कब स्थापित हुआ था आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा 1956। क्या? 1956 यानी डी ऑप्शन। ओएनजीसी कब स्थापित हुआ था? 1956 में। तेल और प्राकृतिक गैस यानी ओएनजीसी की स्थापना 1956 में की गई थी। भारत में तेल की खोज और उसके उत्पादन को व्यापक और व्यवस्थित रूप देने में ओएनजीसी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1 फरवरी 1994 से इसका नाम बदलकर तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ओएनजीसी किया जा चुका है। 117 भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? तो है तृतीय क्षेत्र यानी सी ऑप्शन, तृतीय क्षेत्र। भारत में तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे ज्यादा योगदान करता है। तृतीय क्षेत्र के 3 अंग हैं, कौन कौन से? तो परिवहन, संचार और व्यापार, बैंकिंग, बीमा और वास्तविक जायदाद तथा तीसरा है सामुदायिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार तृतीय क्षेत्र का सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी अब सकल मूल्यवर्धन यानी जीवीए में हिस्सा जो है 2021-22 में 53% हो गया, 53%, 53। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। देखिए अगर बात करें तो 118 में जो प्रश्न पूछा गया कि भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? भारत के राष्ट्रीय आय का जो सबसे मुख्य स्रोत है वो आपको मालूम है, वो है सेवा क्षेत्र, सर्विस, मतलब कि जो एरियाज है, सर्विस जो है, सेवा जो क्षेत्र है, ये भारत के राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत है। 119 है सापेक्ष निर्धनता, रिलेटिव पॉवर्टी का अर्थ क्या है? सापेक्ष निर्धनता, गरीबी का जो तात्पर्य है वह आर्थिक असमानताएं। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सापेक्ष गरीबी यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है। सापेक्ष निर्धनता के मापन के लिए मुख्यतः 2 विधियां प्रयोग में लाई जाती है, पहला लॉरेंज वक्र विधि और दूसरा गिनी गुणांक, याद रखिएगा। 120 नंबर है, इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में, हथियार के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए, मोहम्मद यूनुस यानी बी ऑप्शन। देखिए स्वयं सहायता समूह का जो विचार है बांग्लादेश के शांति पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के दिमाग की उपज थी, जिन्होंने 1976 में ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश की शुरुआत की थी। स्वयं सहायता समूह और माइक्रो फाइनेंस हाल ही में गरीबी उन्मूलन, वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण के लिए संभावित साधन के रूप में उभरा है। प्रश्न संख्या 121 है, पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ है? पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ है? तो तृतीय क्षेत्र का, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। वित्तीय वर्ष 1991-92 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का योगदान
41.0% से बढ़कर 2021-22 में 53% हो गया, 53% हो गया। 122 नंबर है, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है। किसी देश की प्रति व्यक्ति जो आय है वो किससे प्राप्त की जाती है, आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। किसी देश की राष्ट्रीय आय में जनसंख्या से भाग देने पर उस देश के प्रति व्यक्ति आय का जो है यानी पीसीआई प्राप्त हो जाता है। प्रति व्यक्ति आय की गणना मतलब कि प्राप्त हो जाती है, गणना की जा सकती है, यानी प्रति व्यक्ति जो आय है, राष्ट्रीय आय कितनी है और उसमें कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो एक व्यक्ति का आय प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में प्रश्न संख्या 123 से स्टार्ट करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या इंस्टाग्राम या टेलीग्राम या फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी भी प्रश्न में या किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो, किसी भी मतलब कि सब्जेक्ट में, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो या इकोनॉमिक्स हो, आप कमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पर जाना होगा, वहां के जो मैसेज बॉक्स है ओपन करके आप हमारे साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं या कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो के नीचे जो है कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।